गुड इवनिंग बच्चों। देखो भैया, अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही है और उसमें अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर अपने स्टार्ट किया था और थर्ड चैप्टर में अपने एक क्लास अपने हो चुकी है जिसमें अपने बात की थी बंधुत्व के बारे में। ठीक है, मतलब अपने जो आरंभिक समाज था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का जो कालक्रम था, जो उस समय का समाज था, उसमें बंधुत्व यानी भाईचारा, भाईपन या परिवार जो थे वो किस प्रकार के थे उनके बारे में अपने अध्ययन फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। मतलब इसी चैप्टर की अपने जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें इस बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। आज बात करेंगे भैया अपने बंधुत्व जाति और वर्ग के अंतर्गत किसकी? जाति की। मतलब जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का जो समाज था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी, जातियाँ किस प्रकार की थी, जातियों के कार्य क्या थे, कौन कौन से वर्ण थे, वर्णों का कार्य क्या था, वर्णों को डिसाइड किसने किया था, इन सारी बातों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। देखो भैया, अपने जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग फैक्ट टू फैक्ट अपने पढ़ रहे हैं। जैसे अपने लास्ट क्लास में जहाँ पे अपने समाप्त किया था वहाँ से अब आगे अपने स्टार्ट कर रहे हैं और अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? सामाजिक विषमताएं। देखो, इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि भैया अपने जैसे लास्ट ईयर जो सिलेबस था वो सिलेबस अपने चेंज हो चुका है। मतलब मैं अपने राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से। पहले अपने राजस्थान में आरबीएसई बोर्ड का सिलेबस अलग था और एनसीईआरटी का सिलेबस अलग था। अब अपने लगभग सभी स्टेट्स में अपने एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया है। मतलब आरबीएसई का सिलेबस अब हटा दिया है, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया है। तो ये जो सिलेबस है भैया, इसको देखो, आरबीएसई वाले को तो अपने रट के भी पास हो सकते हैं, इस सिलेबस को आप रट के पास नहीं हो पाओगे, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। रटने वाली जो बातें होती है, जैसे कई विद्वान है, लेखक के नाम है, बुक्स के नाम है, उनको आप रटो, बाकी आपको इन चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपने सामाजिक विषमताएं। मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का जो समाज था उस समाज में किस प्रकार की विषमताएं थी। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया, उस समय का जो समाज था वो किस पे आधारित था या समाज में क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब अपने जो संपूर्ण समाज जो था वह समाज भैया कितने वर्णों में बटा हुआ था? 4 वर्णों में बटा हुआ था। जैसे अपने अभी जातियाँ होती है ना, अलग अलग जातियाँ, ये जाट है, ये राजपूत है, ये कुमावत, ये सैनी, माली समाज। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था? सभी जो लोग थे उन लोगों को सिर्फ 4 ही वर्णों में बांट दिया। और ये वर्णों में बांटने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? जो ब्राह्मण वर्ण के लोग थे या जो ब्राह्मण समाज के जो लोग थे उनके द्वारा यह कार्य किया गया। और इसका जानकारी या इसके बारे में हमको पता जो है वो किससे चलता है? जो ऋग्वेद है। अपने भैया 4 वेद है, चारों वेदों में से पहला जो वेद है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद से हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? कर्म पर आधारित थी। कर्म का मतलब जैसा आपका काम होगा वैसा ही आपका क्या होगा? वर्ण होगा। अब कौन कौन से वर्ण थे भैया वो देखो, 4 वर्ण थे। पहला था भैया अपने ब्राह्मण, दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ये क्या थे? उस समय के समाज में 4 वर्ण थे। और इन वर्णों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो तो ब्रह्मा जी जो है उन ब्रह्मा जी के मुंह से हुई है। मतलब ब्राह्मण तो क्या हो गए? सबसे ऊंचे हो गए, ये तो ब्रह्मा जी के मुंह से निकले हुए हैं। वे क्षत्रिय के बारे में कहा गया है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुई है, अर्थात सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर कौन आगे? क्षत्रिय। वैश्य के बारे में ये कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जंघाओं से हुई है। जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी महाराज जो है, इनकी जंघाओं से इनकी उत्पत्ति हुई है। और शूद्र जो है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पैरों से हुई है। कहने का मतलब है कि सबसे टॉप किसको माना गया? ब्राह्मण को, फिर कौन से आगे? क्षत्रिय, फिर आगे अपने वैश्य और चौथे स्थान पे कौन आ गए? शूद्र आ गए। इसके बारे में अपने को जानकारी ब्राह्मण शास्त्रों से मिलती है। अब बात करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन तो आपको यही ध्यान रखना है भैया, समाज जो था
600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य की जो समाज था वह कितने वर्णों में बटा हुआ था और वह वर्ण कौन से थे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो लोग थे, ये जो वर्ण थे, इनमें कौन से लोग आते थे। देखो भैया, ब्राह्मण वर्ण जो है उसमें कौन लोग आते थे, ऐसे लोग आते थे जो वेदों का अध्ययन कराते, वेदों की शिक्षा देते, यज्ञ करवाते, अपने दान देते या दान लेते, इस प्रकार का जो काम करते ना, मतलब धार्मिक कार्य करने वालों का जो वर्ण था वो कौन सा था, ब्राह्मण था। कई बार इनके कार्य पूछ लेते हैं कि ब्राह्मण वर्ग के कार्य क्या थे, तो ध्यान रखना, वेदों का अध्ययन कराना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना या यज्ञ करवाना या दान लेना या दान देना, दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना, मतलब जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के कार्य है वो सारे कौन से वर्ण के थे, ब्राह्मण वर्ण के। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर क्षत्रिय वर्ण के कार्य क्या थे। तो भैया क्षत्रिय कौन होता है, जो युद्ध करता है, जो साहसी होता है, निडर होता है, वीर होता है, बहादुर होता है, वही तो कौन होता है, क्षत्रिय होता है। और क्षत्रिय का प्रमुख धर्म क्या होता है, युद्ध करना। तो क्षत्रिय के कार्य क्या हो गए भैया, युद्ध करना, अपने लोगों की रक्षा करना, अपने राज्य की रक्षा करना, न्याय करना, दान देना, ये क्या हो गया, क्षत्रिय के कार्य। मतलब एक जो राजा के जो कार्य होते हैं वो किस में आते हैं, क्षत्रिय में। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से, ब्रह्मा जी की भुजाओं से। तीसरा वर्ण आता था वैश्य वर्ण। इसका प्रमुख कार्य था भैया कृषि और पशुपालन करना, और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जंघाओं से हुई है। और चौथा वर्ण था शूद्र। यह भैया सबसे नीचे का वर्ण था, इसके कोई कार्य नहीं था, इसका प्रमुख कार्य एक ही था कि इन तीनों वर्णों की आप क्या करो, सेवा करो। शूद्र वर्ण का एक ही कार्य था, वह क्या का था कि आपको इन तीनों वर्णों की क्या करनी है, सेवा करनी है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो भैया, अब ये जितने भी नियम थे, इन नियमों को लागू करवाने के लिए अपने ब्राह्मणों ने 3 नीतियां अपनाई कि ब्राह्मण ये काम करेंगे, क्षत्रिय ये काम करेंगे, वैश्य ये काम करेंगे, शूद्र ये काम करेंगे। अब ब्राह्मणों ने क्या किया कि हो सकता है कुछ लोग ऐसा कार्य नहीं करें, इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया भैया, अपने इन नियमों को लागू कराने के लिए 3 नीतियां बनाई। 3 नीतियां कौन सी, पहली नीति तो थी देवीय व्यवस्था। क्या थी, देवीय व्यवस्था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा आता है भैया, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को लागू करवाने के लिए कौन सी 3 नीतियां अपनाई। तो पहली नीति क्या थी, देवीय व्यवस्था। मतलब ब्राह्मणों ने ये कहा कि यह व्यवस्था जो है वो हमारे द्वारा लागू नहीं की गई है, ये तो किसने लागू की है, देवताओं ने लागू की है। यह व्यवस्था तो साक्षात ब्रह्मा जी ने लागू की है। ये वर्ण चारों जो है वो ब्रह्मा जी के शरीर से निकले हुए हैं। ऐसा कहकर लोगों को प्रेरित किया कि आप इनका क्या करो, इस वर्ण व्यवस्था को अपनाओ। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि जो राजा होता है, हर राज्य का एक राजा होगा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि उस राजा का यह दायित्व है कि वह इस वर्ण व्यवस्था को अपने राज्य के लोगों से क्या करवाए, पालन करवाए। और तीसरी बात इन्होंने कही थी कि यह जो वर्ण व्यवस्था है ना, यह अपनी प्रतिष्ठा पर आधारित है। मतलब वर्ण व्यवस्था में जो व्यक्ति जिस वर्ण में आएगा ना, यह उसकी प्रतिष्ठा को निर्धारित करती है, इसलिए इसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब भैया इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देखो, क्षत्रिय के अंतर्गत कौन आते थे, राजा आते थे, सैनिक प्रवृत्ति के लोग, साहसी प्रवृत्ति के लोग। लेकिन आगे जाके इसका उल्टा होने लग गया। कुछ व्यक्ति जो थे वो अक्षत्रिय थे। अक्षत्रिय का मतलब जो क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे, और वो भी क्या बन गए, राजा बन गए। मतलब यहाँ पे अपवाद आ गया। अब कई बार क्वेश्चन देखो, ब्राह्मणों ने कहा था कि ब्राह्मण वर्ग का कार्य क्या होगा, धार्मिक कार्य। क्षत्रिय का क्या कार्य होगा, अपने युद्ध का नेतृत्व करना, लड़ाई वगैरह करना, अपने न्याय करना, दंड देना, दान देना, अर्थात राजा के कार्य होंगे। तो ब्राह्मण की जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग तो राजा कौन बनना चाहिए, क्षत्रिय वर्ण के लोग बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपने को कुछ अपवाद भी मिलते हैं जो इस वर्ण व्यवस्था के विपरीत है। अर्थात कुछ राजा कैसे थे, अक्षत्रिय थे। अक्षत्रिय का मतलब जो क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे। जैसे मौर्य वंश भैया, मौर्य वंश जो अपने भारत का सबसे प्राचीन और सबसे विशाल वंश माना जाता है। मौर्य वंश के जो शासक थे उनको अपने ब्राह्मण शास्त्र जो है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनमें उनको निम्न कुल का बताया गया है। अर्थात निम्न कुल का मतलब उनको ये कहा गया है कि आप तो शूद्र हो, क्षत्रिय हो ही नहीं। इसके अलावा अपने दूसरा वर्ण आता है शुंग वर्ण, कर्ण वर्ण। अपने शुंग और कर्ण वंश के जो शासक थे भैया वो क्षत्रिय नहीं थे, वो कौन से वर्ण के थे, ब्राह्मण वर्ण के थे।
इसके अलावा भैया अपने शक थे, इन शकों के बारे में ऐसा कहते हैं ये मलेज थे। मलेज का मतलब बर्बर जातियां थी, तो ये भी क्षत्रिय नहीं थे। इसके अलावा भैया सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के शासक जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ये सातवाहन वंश कौन था भैया, कौन से वर्ण का था, ये भी क्षत्रिय वर्ण का नहीं था। सातवाहन कौन थे, ब्राह्मण थे। तो यहाँ पर अपने कुछ अक्षत्रिय राजाओं के भी क्या मिलते हैं, नाम मिलते हैं, उनके वंशों के बारे में जानकारी मिलती है, जो हमें वर्ण व्यवस्था के विपरीत दिखाई पड़ती है। एक टॉपिक अपने क्लियर हो गया है। सेकंड टॉपिक आता है भैया अपने जाति और सामाजिक गतिशीलता। देखो भैया 600 ईसा पूर्व से लेकर जो 600 ईस्वी के मध्य का समाज था, उसमें किस प्रकार की जातियां थी और किस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता थी। यहाँ पर देखो अपने ये जाति और सामाजिक गतिशीलता जो है, इसका उल्लेख अपने कहाँ पर किया गया है, ब्राह्मणीय शास्त्रों में किया गया है। मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जातियां जो होती थी वो किस पर आधारित होती थी, जन्म पर आधारित होती। मतलब जाट का बेटा जाट बनेगा, राजपूत का बेटा राजपूत होगा, कुमावत का बेटा कुमावत होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। ये क्या थी, अपने जन्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पे आधारित थी, कर्म पे। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मान लो वेद पढ़ा रहा है, वेदों की शिक्षा ले रहा है, तो वो ऑटोमेटिक कौन से वर्ण में आ गया, ब्राह्मण में आ गया। लेकिन जातीय व्यवस्था जो थी उसमें ऐसा नहीं था भैया। ब्राह्मण का बेटा युद्ध भी कर सकता था, एक शूद्र का बेटा अपने दान भी दे सकता था, एक अपने वैश्य वर्ण का व्यक्ति जो है वो अपने सैनिक प्रवृत्ति के गुण भी रख सकता था। तो जातीय व्यवस्था जो थी उसने वर्ण व्यवस्था को तब्दील कर दिया, उसको चेंज कर दिया। देखो वर्ण व्यवस्था में क्या था, समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था, 4 वर्णों में। लेकिन जातीय व्यवस्था जो थी उसमें जातियां जो थी वो कैसी थी, अनिश्चित थी। मतलब जातियों की कोई लिमिट नहीं थी, बहुत सारी जातियां थी। आज भी अपने समाज में देख सकते हैं भैया, अपने समाज में आज के समय पे हजारों जातियां हैं। अलग अलग क्षेत्र में चले जाओगे, अलग अलग आपको जातियां मिल जाएगी। और कुछ जातियां ऐसी थी जो किसी भी वर्ण में नहीं आती थी, जैसे अपने निषाद। निषाद जानते हो किनको बोलते हैं, निषाद भैया एक जाति होती है। ये वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और जंगलों में रहकर अपने मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछलियों को मारने का काम करते हैं, चिड़िया मारने का काम करते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, निषाद। तो अब बताओ निषाद में से कौन से वर्ण में आएगा, कोई वर्ण नहीं है इनका। तो ये फिर क्या बन गई, अपने आगे जाके जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस में तब्दील हो गई, जातीय व्यवस्था में हो गई। इसके अलावा जैसे अपने सुवर्णकार है, सुवर्णकार जो सोने वगैरह का काम करते हैं, सोने वगैरह जो चांदी गहने सोने वगैरह का काम करते हैं, जेवरात का काम करते हैं, ये कौन से वर्ण में आएंगे, ये किसी में नहीं आएंगे। तो पहले वर्ण व्यवस्था थी भैया, फिर आगे जाके वही वर्ण व्यवस्था जो है वो किस में तब्दील हो गई, जाति व्यवस्था में। क्लियर है। आगे देखो भैया, जो चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण में नहीं थे उनको किस में बांटा गया, जाति में। यहाँ पे 4 वर्ण थे। क्लियर है। अब जो चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण में नहीं आ रहे थे, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, शायद बच्चे पड़ोस में खेल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अपने हो सकता है। तो देखो भैया यहाँ पे क्या हुआ, पहले वर्ण व्यवस्था थी, फिर क्या हो गई, जातीय व्यवस्था हो गई। जातीय व्यवस्था क्यों हुई, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण में नहीं थे, उनको किस में बांट दिया गया, जातियों में बांट दिया गया। जैसे निषाद और स्वर्णकार तथा वे जातियां जो एक ही जीविका मतलब अपना जीवन चलाने के लिए जो कार्य करती है या व्यवसाय से जुड़ी थी, उनकी फिर क्या बना दी गई, श्रेणियां बना दी गई। मतलब कुछ लोग ऐसे थे, कुछ जातियां ऐसी थी जो एक ही काम करती थी। जैसे मान लो 7-8 जातियां हैं, वो एक ही काम करती है, उनकी एक क्या बना दी, श्रेणी बना दी। जैसे मान लो रेशम का काम करने वालों की श्रेणी हो गई रेशम बुनकरों की श्रेणी। रेशम का काम करने वालों की श्रेणी कौन सी हो गई, रेशम बुनकरों की श्रेणी। ये मैंने आपको इसलिए बताया भैया क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख हमें किस अभिलेख से मिलता है। तो ध्यान रखना भैया, अपने एमपी जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पर एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख। इस अभिलेख से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो रेशम बुनकर कौन होंगे, जो रेशम का कार्य
करते हैं। उनकी जो जाति हो गई उनको क्या नाम दिया गया, रेशम बुनकरों की श्रेणी। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, फिर अपने आगे चर्चा करते हैं। फिर आगे आता है भैया अपने चारों वर्णों से परे एकीकरण। अब 4 वर्ण हो गए भैया, इन चारों वर्णों से परे एकीकरण। देखो भैया इसमें अपने जो भारतीय उपमहाद्वीप है भैया, यह भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो कई क्षेत्रों से, कई राज्यों से मिलकर बना है और हर राज्य की क्या है, अलग अलग विशेषताएं है। कहने का मतलब हो गया कि अपना उपमहाद्वीप जो है वो किससे भरा हुआ है, विविधताओं से भरा हुआ है। और इसमें जो विविधताओं से भरा हुआ है, तो ब्राह्मण वर्ग जो थे, उस ब्राह्मण वर्ग के कुछ लोगों ने भैया वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर माना, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में आप जाओगे भैया, वहाँ की अलग अलग विशेषताएं होगी, अलग अलग समाज के लोग मिलेंगे, अलग अलग जातियों के लोग मिलेंगे, अलग अलग बोलियों को बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया भैया, कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से क्या माना, बाहर माना कि आप ना तो ब्राह्मण वर्ण में आ रहे हो, ना ही क्षत्रिय में आ रहे हो, ना ही वैश्य में आ रहे हो, ना ही शूद्रों में आ रहे हो। तो ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों को क्या घोषित कर दिया भैया, अस्पृश्य घोषित कर दिया। अस्पृश्य किसको बोलते हैं, जिनको अपने टच नहीं कर सकते, जिनको अपने हाथ नहीं लगा सकते। देखो भैया यहाँ पे देखो, अपने उपमहाद्वीप कैसा था, विविधताओं से भरा हुआ था। और विविधताओं से भरे होने के कारण ऐसे समुदाय भी थे जो क्या करते थे, अपने ब्राह्मणीय व्यवस्था में कुछ ऐसे समुदायों का उल्लेख भी मिलता है जो चारों वर्णों में नहीं आते। एक और वापस देखना आप इसको थोड़ा सा, चारों वर्णों से परे एकीकरण, मतलब समाज में 4 वर्ण हो गए। अब इन चारों वर्णों के अलावा भी भैया अपने कुछ अलग वर्ण थे, कुछ अलग जातियां थी। क्यों? क्योंकि भारत भैया विविधताओं से भरा हुआ देश था। अब चारों वर्णों के कार्य आपको बता दिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जैसे शिकार करना। अब शिकार किसका कार्य हो गया, मछली पकड़ना, चिड़ियाओं को मारना, सोने का काम करना, ये तो चारों वर्णों में से किसी में नहीं आ रहे। तो फिर यहाँ पे कहा गया है कि उपमहाद्वीप विविधताओं से भरा हुआ देश था और उसमें ऐसे समुदाय भी थे, कुछ ऐसे समुदायों का उल्लेख भी मिलता है जिनकी जानकारी हमें कहाँ से होती है, ब्राह्मणीय व्यवस्था से होती है। देखो भैया किनका उल्लेख मिलता है अपने को, कुछ ऐसे समुदाय भी थे जो चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण में नहीं आते थे और उनकी जानकारी हमें ब्राह्मणीय व्यवस्था से प्राप्त होती है। मतलब कुछ ऐसे वर्ण भी थे जो अपने, कुछ वर्ण जो थे ऐसे भी थे जो चारों वर्णों में नहीं आते थे, या कुछ समुदाय ऐसे भी थे जो लोग चारों वर्णों में नहीं आते थे, उनकी जानकारी हमें ब्राह्मणीय व्यवस्था से मिलती है। और उन लोगों को अपने संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है, विचित्र, असभ्य, बर्बर, जंगली, निषाद, यायावर समुदाय। मतलब ऐसे लोग जो चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण में नहीं आते थे, उनकी जानकारी हमें ब्राह्मणीय व्यवस्था से मिलती है और उनको इन नामों से पुकारा जाता था और संस्कृत साहित्य में ये नाम प्रयोग किए गए हैं। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है भैया एकलव्य। एकलव्य कौन से समुदाय से था, इसी से था भैया निषाद से। निषाद कौन, जो जंगलों में रहते हैं, मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, चिड़ियाओं को मारने का, शिकार करने का कार्य करते हैं। अब एकलव्य कौन था आपको पता है, शुरू से अपने पढ़ते आ रहे हो। यह वह शिष्य था भैया जिसने अपने गुरु के लिए क्या काट दिया था, अपने हाथ का अंगूठा काट दिया था। गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा काट दिया था, ये आप सबको पता है, इसलिए यहाँ पर अपने इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यायावर समुदाय कौन सा होता है भैया, यायावर समुदाय कहते हैं अपने पशुपालकों का एक समुदाय होता है जो खानाबदोश जीवन जीते हैं। मतलब एक स्थान पे स्थायी रूप से निवास नहीं करते, इधर उधर अपनी कुछ समय यहाँ रह गए, कुछ समय उधर चले गए, कुछ समय मतलब मौसम के अकॉर्डिंग अपनी रहन सहन को या जगह को बदलते रहते हैं, वो होते हैं यायावर। पशुपालकों का एक समुदाय होता है। तो इनका उल्लेख भैया चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण में नहीं है। ये बात किसने कही है, ब्राह्मण व्यवस्था में कही गई है। फिर आगे बात करते हैं भैया चारों वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। चारों वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। अब ये चारों वर्णों से परे थे, चारों वर्णों से बाहर थे, तो इनके मध्य संघर्ष स्टार्ट होता है। देखो क्या होता है,
आपने देखो भैया ब्राह्मण वर्ग ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से क्या माना, बाहर माना कि आप तो सामाजिक प्रणाली में आते ही नहीं हो, इनकी बात है, ठीक है। ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों को क्या घोषित कर दिया, अस्पृश्य घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, अस्पृश्य घोषित कर दिया। और ब्राह्मण वर्ग मानते थे कि जो अस्पृश्य होंगे वो कौन होंगे, जिनके कार्य कैसे होंगे, अपवित्र होंगे। मतलब ब्राह्मण वर्ग के लोगों का मानना था कि कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पवित्र कार्य, दूसरे कौन से होते हैं, अपवित्र कार्य। तो पवित्र कार्य वाले जो है ना वो तो अपने वर्ण व्यवस्था में आ गए, लेकिन अपवित्र कार्य वाले, अपवित्र कार्य कौन से, जैसे चमड़े का काम करना, शवों को उठाना, शवों को मतलब अपने जो मरे हुए व्यक्ति के वगैरह लाशें वगैरह अपने शमशान वगैरह में वो कार्य, तो ये व्यक्ति जो होंगे वो कौन से होंगे, अपवित्र कार्य करने वाले माने गए। मतलब ऐसे काम जो करते हैं वो कौन से हो गए, अपवित्र। और इन अपवित्र कर्म करने वालों को क्या कहा गया, अस्पृश्य कहा गया। और इनमें मुख्य रूप से कौन आते हैं भैया, चांडाल। इनमें मुख्य रूप से कौन आते हैं, चांडाल। अब देखो यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अस्पृश्य वर्ण में किनको शामिल किया गया है, तो मुख्य रूप से कौन हो गए भैया, चांडाल। चांडालों के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, मनुस्मृति, फासियन, स्वेन तसांग। मनुस्मृति आपको पता है भैया, इसकी रचना हुई थी 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य। यह भारत का पहला विधि ग्रंथ है, इसकी रचना मनु ने की थी। दूसरा है भैया फासियन। फासियन कौन है, ये अपने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आया एक बौद्ध भिक्षु है, जो कहाँ से आया था, चीन से आया था। तीसरा है भैया स्वेन तसांग। ये भी भैया एक बौद्ध भिक्षु है, जो कहाँ से आया था, चीन से आया था। और ये कब आया था, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ये किन के बारे में जानकारी देते हैं, चांडालों के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखो ये मनुस्मृति जो है, इस मनुस्मृति में चांडालों के बारे में क्या कहा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि चांडाल जो है वो मरे हुए जानवरों को छूने वाले होते हैं, अर्थात जो मरे हुए जानवर को उठाते हैं, मरे हुए जानवर के हाथ लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं, चांडाल कहते हैं। ये कहाँ कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है। और इनके बारे में ये कहा गया है कि ये वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होते हैं, मतलब सबसे निम्न जो होते हैं वो कौन होते हैं, चांडाली होते हैं। इनका मतलब गांव में प्रवेश वर्जित था, गांव में नहीं आ सकते थे। और अगर ये गांव में आते तो इनके लिए ये नियम था कि आप जब भी गांव में आओ तो आप शोर करते हुए आओ। शोर करते हुए मतलब कोई ढोल नगाड़ा बजाते हुए आप आओ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि चांडाल आ रहा है और वो लोग जो है वो घरों के अंदर प्रवेश कर जाए। मतलब चांडालों को देखना, उनको छूना, वो क्या माना गया था, एक प्रकार से गलत माना गया था। इनको एक प्रकार से अपवित्र माना जाता था। मतलब जिस व्यक्ति ने चांडाल को देख लिया उसका मतलब वह व्यक्ति क्या हो गया, अपवित्र हो गया। ये चांडाल जो होते थे भैया, ये फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो मरे हुए लोग होते थे, उन मरे हुए लोगों के कपड़े वगैरह, आभूषण वगैरह पहनना इनका प्रमुख कार्य था। मतलब कपड़े वगैरह आभूषण कहाँ से आते थे, जो मरे हुए लोग अपने जैसे मुसाणों में, शमशान घाट में अपने जाते हैं, तो जो कपड़े वगैरह, जो गहने वगैरह होते हैं, उनको पहनने का कार्य ये करते थे। ये बौद्ध भिक्षु है भैया फासियन, इसने ये कहा है कि अस्पृश्य, अस्पृश्य मतलब चांडाल, ध्यान रखना, अस्पृश्य किसे कहा गया है, चांडाल। तो इस बौद्ध भिक्षु ने कहा है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्पृश्य को सड़क पर चलते समय करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी। मतलब चांडाल या तो बाहर नहीं निकलता, और बाहर निकलता तो फासियन ये कहता है कि उसको क्या बजानी पड़ती थी, करताल। करताल का मतलब कोई ढोल नगाड़ा बजाओ, कोई आवाज करो, कोई शोर शराबा करो, जिससे लोगों को पता चल जाए कि कौन आ रहे हैं, चांडाल आ रहे, जिससे लोग जो है वो उन्हें देखने से बच जाए। फिर तीसरा जो विद्वान है स्वेन तसांग, ये भी चीन से आया था, बौद्ध भिक्षु था भैया। इसने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसने कहा था कि वधिक और सफाई करने वालों को, वधिक यानी जो मरे हुए व्यक्तियों का कार्य करते हैं, जो मुर्दों का कार्य करते हैं, और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो ये थी भैया आज की अपनी क्लास। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। देखो ये थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट है, आप इसको वीडियो को 2 या 3 बार देखो, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपके कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप मुझसे सूचना प्राप्त कर सकते हो। ओके भैया,
दैट्स ऑल।